नमस्कार। रूस के लिए एक और बुरी खबर, पुतिन के लिए तो उससे भी बुरी खबर, क्योंकि पुतिन के सबसे करीबी माने जाने वाले इगोर किरिलोव की हत्या कर दी जाती है। और इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इगोर किरिलोव जो भाई साहब हैं, ये रूसी न्यूक्लियर चीफ थे भैया। 2017 में ये इनको पुतिन ने न्यूक्लियर चीफ बनाया था और इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या ऐसे वैसे नहीं की गई है, हत्या बम विस्फोट से किया गया है। स्कूटर में छुपाया गया था बम। रेटर्स ने बकायदा इस बात तो कहा कि मॉस्को में पूरा हड़कंप मच चुका है। और हाँ, इस बात को भी आज को जानना बहुत जरूरी है, वो यह है कि बम इतना जबरदस्त था, करीब करीब 300 ग्राम का विस्फोटक था उसमें। 4 मंजिली इमारत आसपास की क्षतिग्रस्त हो गई। और उससे भी बड़ी बात क्या है, यदि देखा जाए जनसत्ता के अकॉर्डिंग, तो यह जो इनकी हत्या हुई है, यह रूसी राष्ट्रपति के घर के करीब में ही हत्या हुई है। यानी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, मॉस्को में ही बम विस्फोट कर दिया गया। बाकायदा क्रेमलिन से थोड़ी ही दूर पर यह था जहां पर बम विस्फोट हुआ और यह मारे गए। यहाँ पर आज आपको यह भी जानना होगा, अभी तक जो युद्ध केवल और केवल लग रहा था कि यूरोप में चल रहा है और यूक्रेन में चल रहा है, मॉस्को और रूस पूरा सुरक्षित है। आप इस बात को जान लीजिए कि अभी 2 दिन पहले ही इस भाई साहब की भी हत्या हुई। इसका बाकायदा मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि रूस के शीर्ष मिसाइल विशेषज्ञ को मॉस्को में गोली मार दी गई थी। नाम है मिखाइल सतस्की। ये बहुत सारे क्रूज मिसाइल का मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे और उन क्रूज मिसाइलों का पूरा यूज हो रहा था यूक्रेन में। 2 दिन पहले इनको मार दिया गया था मॉस्को में ही। ये टहल रहे थे भाई साहब और यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्स के आदमियों ने मारा था। बाकायदा यूक्रेनी सिक्योरिटी फोर्स और वहां की जितनी भी न्यूज एजेंसी है, सब ने भर भर के अपना बखान किया। और आज फिर इनकी हत्या अब रूस के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि अब यूक्रेन बहुत ही ऑफेंसिव वे में आकर काम कर रहा है। यहाँ पर बीबीसी का न्यूज इस बात को साबित कर देगा कि यह किसने मारा है। बाकायदा बीबीसी ने लिखा है, यूक्रेन ने कहा मॉस्को में मारा गया जनरल एक वैध लक्ष्य था। यानी साफ है, यूक्रेनियन फोर्स सिक्योरिटी फोर्स ने इनको मारा, बम विस्फोट से उड़ा दिया गया, रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया था। वैध क्यों बोला गया, तो इसमें बाकायदा यह बात कही गई है, जान लीजिए। वह यह है कि इगोर पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल का आरोप लगा है कई बार, जिसका इन्होंने बाकायदा कई बार खंडन भी किया है। क्योंकि मैं बता दूं कि इगोर साहब जो हैं, ये केवल रूस के केवल नाभिकीय यानी परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर डिपार्टमेंट के हेड नहीं थे, ये बायोलॉजिकल, केमिकल सभी डिपार्टमेंट के हेड थे। और इन्हीं पर यह आरोप लगा। ये बात अलग है कि रसिया ने हमेशा इन आरोप का खंडन किया है। यूक्रेन का दावा है कि जनरल के नेतृत्व में, मतलब इगोर साहब के नेतृत्व में, कम से कम 4800 से अधिक बार रासायनिक हथियार का इस्तेमाल हुआ, जिसका मॉस्को ने हमेशा विरोध किया है। आज आपको यह भी जानना होगा, कल ही यानी सोमवार की बात है, यूक्रेन की एक अदालत ने इगोर की अनुपस्थिति में उनको दोषी करार दे करके सजा भी सुना दी कि भैया ये आदमी दोषी है और इसने कई बार रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। और यूक्रेन की अदालत ने इनको सजा सुना दिया। वाजिब है, ये वहां तो नहीं होंगे, मॉस्को में ही होंगे। यहां पर इस बात को भी आज जाने कि अक्टूबर के महीने में लंदन ने भी किलिगोर पर प्रतिबंध लगा दिया था और कहा था ये भाई साहब बहुत सारा केमिकल जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, हानिकारक केमिकल एजेंट्स, उसका प्रयोग किए हैं। किसमें? यूक्रेन में। इन्होंने कहा कि जहरीला चॉकिंग एजेंट क्लोरोपिक्रीन का इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद इन्होंने ब्रिटेन में ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनकी बहुत सारी संपत्ति ब्रिटेन में थी, जिसको ब्रिटेन ने बाकायदा जब्त कर लिया था। आज आप इस बात को भी जानें, वह यह है कि यूक्रेनियन फोर्स ने बाकायदा इस बात तो कहा, जैसा कि बीबीसी वर्ल्ड ने बाकायदा कहा है कि वह मेरा एक वैध टारगेट था और उस पर युद्ध अपराध में शामिल होने के पूरे साक्ष्य मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इस बात को जान लीजिए, इगोर किरिलोव जो थे वो हेड थे किसके, जैसा कि मैंने कहा, न्यूक्लियर
बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस फोर्स, जिसको कहा जाता है एनबीसी, रसिया का। और इस ढंग से इनका मारा जाना, वह भी पुतिन के घर के पास ही, तो यह अपने आप में अब प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कितना सेफ है मॉस्को बचा, जब कुछ ही दिन पहले मिखाइल सतस्की की हत्या होती है और आज इरोग किरिलोव की भी हत्या हो जाती है। इन्हें तो हम कम छोटा टारगेट मान सकते हैं थोड़ा देर के लिए इन्हें, लेकिन ये तो इतने बड़े टारगेट थे, ये भी नहीं बच पाए, इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर अब इस घटना के बाद पुतिन का रिएक्शन क्या होगा। प्रश्न ये उठता है कि पुतिन का रिएक्शन अब क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस ढंग से पुतिन शुरू से आइसोलेट महसूस कर रहे हैं, युद्ध के बाद से सभी देशों ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया, वेस्टर्न कंट्रीज ने, और अब इस ढंग से मॉस्को को लगातार एक तरह से पिंच किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुतिन आगे चल करके न्यूक्लियर वेपन का यूज कर दे, क्योंकि ये बार बार पुतिन को जो बार बार ललकारा जा रहा है, या मैं कहूँ बार बार पुतिन को परीक्षा ली जा रही है उनके पैसेंस की, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुतिन का पैसेंस जवाब दे दे। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी आपको जानना होगा आज, कि पूरा का पूरा कोल्ड वॉर खत्म हो गया। कभी भी रसिया के किसी भी नेता ने न्यूक्लियर वेपन का यूज कभी नहीं किया, लेकिन यदि न्यूक्लियर वेपन का कभी किसी ने यूज किया है, तो ये सो कॉल्ड जितने भी सभ्य देश बनते हैं, उनमें से एक देश अमेरिका ने किया था। आपको सबको मालूम है, हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। आपको यह भी पता होगा कि मिडिल ईस्ट से लेकर के जहां जहां पर विद्रोह हो रहे हैं, सब जगह यूएसए का हाथ है। ये जो व्हाइट कॉलर अपने आप को कहते हैं, जहां भी आप देखेंगे मिडिल ईस्ट से लेकर के कहीं पर भी, सब जगह आपको ये और वेस्टर्न कंट्री नजर आएगा। इस मामले में यदि मैं कहूं रसिया, तो मैं कहूंगा रसिया के पास ग्रेट पेशेंस है, क्योंकि यदि किसी के पास पेशेंस की कमी है, तो आपको पता ही होगा जापान में क्या हुआ था और उसके बाद अमेरिका ने क्या किया था। इसलिए ये बार बार न्यूज में लाने का पूरा प्रयास जो किया जा रहा था, कि या किया जा रहा है कि पुतिन इसके बाद क्या करेंगे, लेकिन इसको भी जानना होगा कि बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं वो, उन्हें पता है कि कब क्या करना है, लेकिन कब तक उनका ये पैसेंस बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात है। वैसे भी आग लग चुका है, अब यह कहाँ तक फैलेगा, ये देखना होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।